Hello everyone, welcome to India's largest learning platform that is obviously an academy. तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज की फील्ड में टीचिंग एंड मेंटरिंग करते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको अलग अलग लेवल्स पर पढ़ाऊंगा, जैसे कि फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एंड फॉर ऑप्शनल। ये जो बैच है ज्योग्राफी का बैच है, जो कि मैं आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, कंबाइंड ज्योग्राफी। क्लियर है? चलिए। तो ग्रेजुएशन जो मेरा हुआ है वो है MRSC देवी अल्लाह विश्वविद्यालय इंदौर से। और जो मेरा मास्टर्स है और सोशल वर्क में वो है भोपाल से, MPPU भोपाल से। ये मेरा एजुकेटर कोड है, जो कि है अनुराग 27। जो भी सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी पर लेते हैं, अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो प्लीज़ इसको आप प्लीज़ पंच करिएगा, इस कोड को, एजुकेटर कोड। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से जो सपोर्ट मिल सकता है, जैसे मैंने कहा, कंटेंट का सपोर्ट, ठीक, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक, उनका सपोर्ट। ठीक है, और ये सारे चीज़ें जो मैं आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक, साथ ही साथ ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी नई क्लासेस मैं चालू करूँगा, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और जो भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगा, उसकी पूरी आप रिपोर्ट जो है, पूरा जो आपको इन्फॉर्मेशन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो भाई अनअकैडमी, सबसे पहले आपको अनअकैडमी में मिलता है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस आर बेटर देन रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, पर लाइव क्लास बेटर क्यों है कि भाई आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है आपके एजुकेटर से। आप सिंपली जो भी डाउट्स हैं वो तुरंत पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। साथ ही साथ जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। तो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है यहाँ पर, जो कि फोकस करता है आपके सिलेबस को, ठीक, प्लस आपके सिलेक्शन को। ठीक है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट है यार, बहुत बड़ा उसको भी बना सकते हैं अपन, और बहुत छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स सेंस ये है कि स्ट्रक्चर कोर्स से जो आपका एग्ज़ाम है जिसके लिए आपने एनरोल किया है, क्या उस एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए आपका जो सिलेबस का बेस, सिलेबस के बेस पर पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और अगर अपन आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। ठीक है, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, तो आप जो इवेल्युएट अपने आप को करेंगे, जो टेस्ट सीरीज आप यहाँ ज्वाइन करेंगे वो लाखों बच्चों में होती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़े लेवल पर आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स और इस ऑल इंडिया लेवल्स के एग्जाम्स के लिए भी। ठीक, तो आपका जो एक्सपोजर रहेगा वो लगभग एग्जाम जैसा ही रहेगा। इतने सारे बच्चे और बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस, इन सभी चीज़ों का एक्सेस जो मिलता है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो आप कभी भी कहीं भी कैसे भी आप ये चीज़ें सारी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही ये सारा एक्सेस केवल आपके फिंगर टिप्स पर। तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए बस। अगर आप अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको फर्स्ट डे से जो है आपको पे करना है, नहीं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स जो हैं वो, उनके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाइड है, आपको अच्छा लगता है किसी टीचर का कोर्स, तो आप बिल्कुल फिर बाद में परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो पेड कंटेंट भी है और फ्री कंटेंट भी है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भाई आपको यहाँ पर जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत बढ़िया और बेहतरीन ऑल इंडिया लेवल की फैकल्टीज सामने से पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं अनअकैडमी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो क्या अलग अलग एग्जाम्स का बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं। ठीक, तो आपको इनसे पढ़ने का मौका, सीधे इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है भाई यहाँ पर। एक शॉर्ट में सिलेबस नहीं निपटाया गया है। ठीक, तो चाहे जो भी जैसे अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी सीएससी की, तो यूपीएससी सीएससी जो है उसके अगर फोकस करें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, बहुत सारे, आप लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं।
ठीक, तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली कोर्सेज चलते हैं वो पहला कोर्स है प्लस कोर्स और दूसरा कोर्स है आइकनिक कोर्स। ये पेड कोर्सेज हैं। तो प्लस कोर्स में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चारों फैसिलिटीज आपको प्लस कोर्स में मिलेंगी। ठीक, तो ये प्लस कोर्स एक तरीके से नॉर्मल कोर्स है। ठीक, और एक कोर्स होता है आइकनिक कोर्स। ठीक है, तो आइकनिक कोर्स में आपकी कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे मैंने कहा, आपको पर्सनल कोच यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, ये पर्सनल कोच आपको डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाएंगे मेंस के हिसाब से। ठीक, और जो भी आपके आंसर्स हैं उनको चेक करके पूरा पर्सनलाइज फीडबैक आपको देंगे। ठीक है, साथ ही आपको स्टडी प्लानर भी देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन पर एक नज़र रखेंगे आपके ये मेंटर या पर्सनल कोच। ठीक, तो बिल्कुल इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इस कोर्स में, प्लस कोर्स में। ठीक, जो कि 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक, फीस 9,000 से लेकर 90,000 तक। क्लियर है। तो जैसा भी फॉर्मेट आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि नए बच्चे जो हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा समय लगने वाला है। एटलीस्ट 1 साल की आपको प्रिपरेशन चाहिए, है ना। नए कंसेप्ट, नए बच्चों को कंसेप्ट डेवलप करने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अनुराग 27 मेरा कोड है। ठीक है, यहाँ पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं आपकी फीस पर, केवल ये कोड डालकर। क्लियर है। आप अगर इस कोड से सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट, तो जो भी आपकी फीस है वो डिस्काउंट के बाद इस प्रकार हो जाएगी। मान लीजिए आप 12 मंथ का कोर्स ले रहे हैं जो कि 49,500 का है, तो डिस्काउंट के बाद आपने कोड डाला अनुराग 27, डिस्काउंट के बाद 44,550 हो। क्लियर है। तो इसी प्रकार से ये प्लस कोर्स की फी स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नो कॉस्ट ईएमआई पर भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ अब जो आइकनिक कोर्स है, तो आइकनिक कोर्स में इस प्रकार फॉर्मेट अवेलेबल है आपको। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग फीसेस हैं। ठीक, तो जिस भी फॉर्मेट में आप जाना चाहें जा सकते हैं। 10% अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो अनुराग 27 कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, अनुराग 27 कोड 10% डिस्काउंट। क्लियर है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन जीएस की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की, ऐसे ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर भी ईएमआई में अवेलेबल है ऑप्शनल कोर्सेज। 10% डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, अनुराग 27 कोड ज़रूर डालिएगा। ठीक है, फर्दर अपन आगे देखते हैं कि भाई जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 2021 का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें बहुत कम समय बचा है, 6 मंथ से भी कम का समय बचा है। तो और बहुत सारे बैचेस और भी चालू हुए हैं। तो 2021 को फोकस करते हुए, 2022 को फोकस करते हुए, 2023 को फोकस करते हुए कई बैचेस लॉन्च हुए हैं। कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 जनवरी से। जैसे कि 6 मंथ कोर्स है जो कि टारगेट कर रहा है 2021 को, 11 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है ये कोर्स पूरा। इसी प्रकार कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है 1 ईयर का। ठीक है, जीएस बैच कोर्स फॉर 2022 के लिए स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी से। इंग्लिश में और हिंदी में अवेलेबल है बैच। ठीक, अनुराग 27 का कोड आप जरूर अप्लाई करें और 10% डिस्काउंट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट 2 ईयर कोर्स भी लॉन्च है। ठीक, जो कि 2023 को टारगेट करेगा। 11 जनवरी से स्टार्ट है। इंग्लिश हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल मीडियम में अवेलेबल है। 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड पिच करें प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके आपके लिए। तो यदि आप जीएस का कोर्स और ऑप्शनल का कोर्स साथ में परचेज करते हैं तो फर्दर डिस्काउंट भी है आपको। 26% ऑफ है, 37% ऑफ है, 29, 42% ऑफ है। ठीक है, और अनुराग 27 यदि आप कोड डालते हैं तो आपको फर्दर ऑफ 10% मिले। आगे बढ़ते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाली है, तो प्लीज़ जो अभी लोअर प्राइजेज हैं उसका फ़ायदा उठाएं, अभी सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हमारे आज के लेक्चर पे हम लोग आते हैं, क्योंकि है ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज। फिजिकल ज्योग्राफी हम कर रहे थे, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट देख रहे थे उसमें। और जो आज का टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय कोस्टल रीजन या कोस्टल वेव्स। कोस्टल रीजन में जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस पर एक पार्ट मैं ले चुका हूँ, थोड़ा छोटा पार्ट बना वो। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट ले चुका हूँ इसका, ये जो है वो सेकंड पार्ट है। तो लेक्चर 17 का सेकंड पार्ट अपन आज देख रहे हैं,
जो कि है कोस्टल लैंडफॉर्म्स या लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द वर्क्स ऑफ ओशन वेव्स। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई सी वेव्स कैसे काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म है वेव मोशन का, ब्रेकर वेव क्या होती है, सर्फ क्या होती है, टाइप्स ऑफ ब्रेकर वेव्स क्या होती हैं, प्लंज लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। सी कोस्ट क्या होता है, सी शोर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स अपन देख चुके हैं सारा। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई कोस्टल इरोजन में कौन कौन से मैकेनिज्म या इरोजन के कौन कौन से मैकेनिज्म जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एब्रेशन, एट्रिशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्वेंट एक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। पहले के लेक्चर्स देखिए प्लीज़ और कंटिन्यूटी को बनाए रखें। ठीक, अभी अपन थोड़ा सा ट्रैक अपना फास्ट करेंगे। अभी शुरुआत है लगभग लगभग। तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी आगे अपने को बहुत सारे टॉपिक्स और पढ़ने हैं। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशनोग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक, तो ये सारे बढ़िया इलस्ट्रेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा पहली बार में, आपको पढ़ने में पहली बार में समय लगेगा। तो मैंने एक तरीके से कंप्लीट कवरेज किया है इसमें, है ना, कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं है अपन ने, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में नहीं पढ़ाया मतलब। चलिए, तो लैंडफॉर्म्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं, कल मैंने आपको लैंडफॉर्म्स कुछ पढ़ाए थे, है ना। क्लिफ आपको पढ़ाया था, वेव कट प्लेटफॉर्म्स आपको पढ़ाए थे। ठीक, तो सिंपली क्लिफ क्या होता है, अ क्लिफ इज ए वर्टिकल और नियरली वर्टिकल रॉक फेस एक्सपोजर फेसिंग द कोस्ट। तो ये जो क्लिफ है वो कोस्ट फेसिंग क्या होता है, एक वर्टिकल और नियरली वर्टिकल रॉक फेस होता है। ठीक, क्लिफ्स आर फॉर्म्ड एज इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एस्पेशली बाय कोस्टल वेव्स। तो क्लिफ्स आर कॉमन ऑन कोस्ट इन माउंटेनियस एरियाज, एस्कारपमेंट्स एंड अलोंग द रिवर्स। तो देखिए बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं कोस्टल क्लिफ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लिफ्स बहुत सारी जगह मिल सकती हैं क्या, बिल्कुल एस्कारपमेंट ही है एक तरीके का। लेकिन अगर ये क्लिफ मॉडिफाई हो गई कोस्टल वेव द्वारा तो उसे अपन बोलते हैं कोस्टल क्लिफ। ठीक है ना, नदियों द्वारा भी बनाई जाती है ना। वर्टिकल वैली जो होती है, आई शेप वैली जो होती है, आई शेप वैली जो होती है भाई रिवर की, देखिए सीधी खड़ी हुई है आसपास की वॉल्स, यहाँ से रिवर बह रही है, तो दीज आर कॉल्ड एज क्लिफ्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिफ्स। ठीक, और एस्कारपमेंट से भी क्लिफ बनती है, मैंने आपको बताया रिफ्ट वैली कैसे बनती है। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन की जो जगह होती है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एस्कारपमेंट या क्लिफ भी डेवलप होती है। चलिए आगे देखते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म मैं आपको कल बता चुका हूँ। द वेव कट, जो वेव कट प्लेटफॉर्म होता है और शोर प्लेटफॉर्म भी कहते हैं इसको, और कोस्टल बेंच भी बोलते हैं, इज अ नैरो फ्लैट एरिया ऑफन फाउंड एट द बेस ऑफ अ सी क्लिफ और अलोंग द शोर लाइन ऑफ अ लेक, बे और सी दैट वाज क्रिएटेड बाय इरोजन। ठीक है, तो बड़े बड़े लेक्स के पास भी देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो बड़े लेक्स होते हैं वहां पर भी जो वेव्स होती हैं उनको भी अपन कोस्टल वेव्स कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वेव्स जो बड़े लेक्स और समुद्र में या जो सीज में बनती है वो लगभग लगभग समान होती है और समान काम करती है, सेम वर्क। Waveguide platforms are often more obvious at the low tide when they become visible as huge area of flat rock। तो लो टाइड में विजिबल हो जाते हैं ये, हाई टाइड में वाटर जो है यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक, जिसके कारण क्या होता है, ये दिखना बंद हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो एक दिन में ऐसे ही लो टाइड पर पहुंचेगा वाटर तो ये फिर से विजिबल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुका हूँ, हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं इसमें, तो सिंपल आपसे मेंस में पूछेगा कि कोस्टल वेव्स के इरोजनल वर्क्स पर क्या आप शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो वहां पर अपने को पहले तो बताना पड़ेगा कि भाई कोस्टल वेव्स कैसे काम करती हैं। सेकंड, प्रोसेस कौन कौन से काम करते हैं इरोजन के, तो यहाँ पर अपन एट्रिशन, एब्रेशन, ये सारे प्रोसेस का नाम लेंगे। ठीक है, बस थर्ड लेवल पे अपने को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। ग्लेशियर भी अपन ने पढ़ा, तो मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ भाई, आपको तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बता रहा हूँ। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। प्रीलिम्स में कैसे पूछते हैं सवाल, कि मान लीजिए इस तरफ आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं और इस तरफ आपको चार लैंड फॉर्म्स दिए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पर आपको चार लैंड फॉर्म्स दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन ने लैंड फॉर्म ले लिया एक, जैसे मैंने कहा कि फ्लड प्लेन्स एक एग्जांपल हो गया। दूसरा मैंने कहा मोराइंस। ठीक, तीसरा मैंने कहा मशरूम रॉक, या मशरूम रॉक की बजाय आप जो विंड द्वारा बनाए जाते हैं डिफ्लेशन बेसिन ले लो या ब्लो आउट बेसिन ले लो। ठीक, आउट बेसिन। ठीक, और फोर्थ में उसने कहा कि अपन ने कहा कि स्टैक ले लिया, क्या ले लिया, स्टैक। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको मिसमैच करके वो दे देगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको विंड बोलेगा,
यहाँ पर आपको ग्लेशियर बोलेगा, ठीक, यहाँ पर आपको रिवर बोलेगा और यहाँ पर आपको सी वेव्स बोलेगा, ठीक। तो आपको बोलेगा कि भाई इनके मैच द फॉलोइंग, मतलब पेयर, जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है उसको प्रॉपरली आप बताइए। तो इस प्रकार का एक सवाल अक्सर प्रीलिम्स में देखा जाता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, ठीक, दोनों ही इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करवाऊंगा, है ना भाई। यहाँ पर बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप जो करवा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करें। तो भाई एक बात समझिए यार, मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेके ही चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये इतने भी शब्द मैंने मेरे अपने स्लाइड्स में और अपने कंटेंट में जो यूज़ किए हैं वो सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। भाई अपन जैसे कोस्टल वेव्स की बात करूंगा तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो सारे मैंने लैंडफॉर्म्स नहीं लिए हैं, केवल आपको इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स ही बताए हैं। और मैं एक दो ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कम लेके नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसे मान लीजिए 5 इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने, आप मान के चलिए कि 8 इंपॉर्टेंट निकाले हैं, ठीक, 3 इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से निकाले हैं। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कंसेप्चुअल क्लियर है तो मेंस में लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अलग से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की, प्री और मेंस की, प्री प्लस मेंस की पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की। उसके लिए मैं पूरी अलग लेक्चर सीरीज चलाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा लैंड फॉर्म्स पर, लैंड फॉर्म्स, पूरे लैंड फॉर्म्स पर अपन ने क्या है, एक सीरीज कर लिया, एक लेक्चर मैंने अलग से लाइव लेक्चर कर लिया इस पर, लैंड फॉर्म्स पर। तो उसमें रिवर हुआ, चाहे सी वाटर हुआ, ग्लेशियर्स हुआ, विंड हुआ, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर हुआ, ये सारे लैंड फॉर्म्स पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, मैं आपको एक साथ पुटअप कर दूंगा। समझ में आई बात? और उस पूरे लेक्चर में लगभग 1-2 घंटे का लेक्चर रहेगा, और सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो केवल आपको करना ये है कि उस दिन, जिस दिन मैं ये लेक्चर अनाउंस करूंगा, है ना, उस दिन आप केवल इस लाइव लेक्चर के लिए आ जाएं, और रिवाइज करके जो लेक्चर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 5-6 लेक्चर्स में पूरे लैंडफॉर्म्स मैंने खत्म किए हैं, उनको केवल आप रिवाइज कर दें और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। थोड़ा सा समय दीजिए बस, है ना, क्योंकि पहले थोड़ा सा कंटेंट आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी अपना खत्म होने वाला है, लगभग कुछ लेक्चर्स और बाकी हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करके फिर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करूंगा, ठीक। तो जो फोकस चल रहा है भैया वो यहाँ पर यूपीएससी चल रहा है। अभी अपन ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ रहे हैं, अप्लाइड पार्ट भी पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है पूरा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक। तो यूपीएससी और ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट पीएससी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी, मतलब बेसिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट त्रिपुरा है, ठीक, सारे पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लास्ट ईयर के, केवल मैं, आप देखो एक्सपेरिमेंट करिए भाई, जो लेक्चर्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना, तो उन लेक्चर्स को देखिए और आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए लास्ट ईयर पेपर्स के। तो इस सेक्शन में से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपसे बनेंगे, क्योंकि ये पूरा जो करिकुलम मैंने डेवलप किया है, ये बेसिकली पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अभी आपको अलग से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म्स अपना हो चुका है, ठीक। फर्दर तीसरा आता है अब अगला, जो लैंडफॉर्म है वो है कोस्टल केव। तो कोस्टल केव सिंपल लैंडफॉर्म है, आपको समझ में आता है। तो ये भी क्या है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वाटर से होता है भैया। जब ये वेव्स आके टकराती हैं यहाँ पर, तो अच्छे अच्छे पत्थरों को तोड़ देती हैं, ध्यान रखना, लेकिन समय लेती हैं, ठीक। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है इस पूरे माउंटेन का, या इस पूरे रॉक का, बड़ा सा रॉक है ये वाला पार्ट जो है, ये हार्ड रॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड रॉक, ठीक। और ये वाला पार्ट जो है, ये इसके कंपेरिजन में क्या, सॉफ्ट रॉक था। तो जो डिफरेंशियल इरोजन हुआ है ना, हार्ड रॉक नहीं इरोड हुआ, और सॉफ्ट रॉक कंपैरेटिवली इरोड हो गया, तो वहां पर केव डेवलप हो जाएगी। तो केव डेवलप कैसे होती है भैया? सबसे पहले यहाँ पर दरार दरार होगी एक, क्या होगी? दरार मतलब फॉल्ट या क्रैक। सबसे पहले क्रैक आया होगा यहाँ पर एक, ठीक। अब ये क्रैक क्या करा है, जो वाटर है उसके फोर्स ने इस क्रैक को क्या करा है, बड़ा करता गया है, एनलार्ज करता गया है, ठीक। और जिसके कारण क्या है, आज ये केव बन गई है। तो इस प्रकार से न्यूमरस केव्स हैं, अलग अलग टाइप्स की केव्स होती हैं, पर हमें केवल ये समझना है कोस्टल केव और किस प्रकार का लैंडफॉर्म है। ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, क्रिएटेड बाय सी वेव्स। और सी वेव, ऑल्सो नोन एज लिटरल केव, is a type of cave formed primarily by the wave action of the sea. The primary process involved is erosion.
तो कोस्टल केव्स फॉर्म फॉर टू मेन रीजंस। तो पहला किस तरीके से बनती है? फर्स्ट, वेव एंड सॉल्ट अटैक ऑन एनी रॉकी कोस्ट कैन एक्सकवेट सिंपल हॉलोज एंड चैम्बर्स कॉल्ड सी केव्स और लिटोरल केव्स। तो दरारों को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करती है सी वाटर, धीरे धीरे उसको एनलार्ज करती है, ठीक, जिसके कारण से ये सी केव बनती है। सेकेंडली, ऑन लाइमस्टोन कोस्ट, तो जहां पर एरियाज में लाइमस्टोन कोस्ट है, द डिसोल्यूशन ऑफ द रॉक बाय मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स केव सिस्टम्स। ठीक है, तो कोस्टल रीजन में अगर लाइमस्टोन टोपोग्राफी है ना, तो वहां पर क्या है, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत कॉम्प्लेक्स केव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कास्ट टोपोग्राफी, जब पढ़ाऊंगा कास्ट लैंडफॉर्म्स अंडरग्राउंड वाटर वाले, ठीक, तो मैं बताऊंगा आपको। फर्दर अपन आगे चलते हैं। आर्क, अब क्या आता है? आर्क। तो अनदर स्पेक्टेकुलर type of erosional landform is a sea arc which forms as a result of different rate of erosional typically due to the varied resistance of bedrock। तो देखो आर्क क्या होता है बेसिकली, ये जो है एक पार्ट जो है इसका समुद्र में आगे पॉइंटेड है, ठीक, और दूसरा पार्ट क्या है, मेन लैंड से कनेक्टेड है, हालांकि, ठीक है ना, तो ये एक ब्रिज टाइप का बन जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं आर्क, ठीक। और ये आर्क कैसे बनता है भाई? जो ये भी वेव मोशन से बनता है। जब ये वेव्स इस प्रकार से आ रही हैं इस पूरे रीजन में, तो देखिए यहाँ पर तो केव डेवलप हो रही है, ठीक, धीरे धीरे, और ये हजारों साल बाद क्या होगा, हजारों साल बाद ये केव क्या होगी, बहुत बड़ी बन जाएगी, और ये पूरी केव यहाँ पर से इस प्रकार से फॉल अप हो जाएगी, तो ये आर्क डेवलप हो जाएगा ऊपर से यहाँ पर भी। तो उसी प्रकार से पहले केव बनती है, केव एनलार्ज होती जाती है, और पूरी आर पार हो गई केव, ठीक, तो क्या बन गया? आर्क बन गया। क्लियर है? समझिएगा आर्क कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर भी डिफरेंशियल इरोजन हो रहा है। डिफरेंशियल इरोजन मतलब भाई ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड रॉक का पार्ट है, क्योंकि वेव तो सब जगह बराबर आ रही है, लेकिन जो सबसे कमजोर पार्ट जो वेव को मिलता है वहां पर से क्रैक आता है, और क्रैक से क्या धीरे धीरे केव बनना चालू होती है, और ये केव एक समय में इतनी बड़ी हो जाएगी, एक्सटेंसिव हो जाएगी, कि हो सकता है ये आर्क पर डेवलप कर दे। ठीक, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए किस प्रकार से आर्क डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले ज्वाइंट, ठीक, ज्वाइंट होता है, और ज्वाइंट को एनलार्ज करता है, तो उससे आर्क रेजिस्ट जो इरोजन है वाटर सी वाटर का, वो ज्वाइंट को एनलार्ज करेगा, ठीक, और क्या बन जाएगा? आर्क। अब देखो पहले जमाने में यहाँ पर भी एक आर्क हुआ करता था कभी, ठीक, लेकिन अब ये आर्क क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। तो एक हिस्सा जो है इसका, लैंड का एक हिस्सा सी में क्या होगा, एक तरीके से एक पिलर की तरह खड़ा रह जाएगा, पिलर की तरह खड़ा रह जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक। ठीक, ध्यान रखिएगा। और कैसे डेवलपमेंट होता है इसका ये अपन ने देखा। तो आगे देखिए, आगे फटाफट आर्क अपन ने देख लिया है, ठीक, और ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से काम करता है पूरा रीजन में, ठीक। तो स्टैक देख लीजिए पहले फटाफट क्या होता है। अ स्टैक और सी स्टैक इज ए जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टीप एंड ऑफन वर्टिकल कॉलम और कॉलम्स ऑफ रॉक इन ए सी नियर कोस्ट, ठीक, फॉर्म्ड बाय वेव इरोजन। तो ये भी क्या इरोजनल फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म है। तो स्टैक आर फॉर्म्ड ओवर टाइम बाय विंड एंड वाटर। तो देखो दोनों का प्रभाव होता है इसमें, ठीक है। और ये स्टैक खड़ा रह गया, तो हो सकता है ये वेव्स जो है वाटर और विंड दोनों इसको क्या करें, इरोड करेंगी, ठीक। प्रोसेस ऑफ कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। So they are formed when part of a headland is eroded by hydraulic action of water, which is the force of the sea or water crashing against the rock. The force of the water weakens cracks in the headland, causing them to later collapse. बाद में क्या होती है? कोलैप्स हो जाते हैं बीच वाले पोर्शन, ठीक, क्रैक्स के वहां से क्रैक्स के अलोंग कोलैप्स हो जाएंगे, फॉर्मिंग फ्री स्टैंडिंग स्टैक एंड इवन ए स्मॉल आइलैंड। बहुत बड़ा अगर स्टैक हो गया तो भाई वो आइलैंड भी तो कहलाएगा, समझना, ठीक। चलिए देखिए फटाफट, ये है ओल्ड मैन ऑफ हॉय, ब्रिटिश आइसल्स में, ये फेमस है भैया, स्टैक है ये, ठीक, और ये फेमस जगह है, ठीक, ध्यान रखिए, ओल्ड मैन ऑफ हॉय। अब देखो ब्रिटेन में नाम रख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमारे देश में क्या करते हैं, वहां पर इस प्रकार के नाम रख देते हैं, हमारे देश में मंदिर वगैरह डेवलप हो जाते हैं, है ना। आप समझिए, मंदिर या मजार जो भी डेवलप करना हो यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया है। यहाँ के लोग देखो हर चीज़ भगवान देखते हैं, हर चीज़ में खुदा देखते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इस प्रकार से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो देखो सबसे पहला अपन जो देख रहे हैं वो है, सबसे पहला क्रैक डेवलप्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रैक डेवलप होते हैं। फर्स्ट पार्ट, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। फिर इनका क्रैक का एनलार्जमेंट होता है, वाइडनिंग होती है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एक्शन ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स कई प्रोसेस साथ काम कर रही है ना। अगर वहां पर क्या हो रहा है, कोरोजन भी हो रहा है, वहां पर हाइड्रोलिक एक्शन भी हो रहा है, एब्रेशन भी हो रहा है, और एट्रिशन भी हो रहा है। हालांकि एट्रिशन से अपने को इतना यूज नहीं है अभी, एब्रेशन का बहुत यूज है, ठीक, क्योंकि वेव के साथ जो बड़े बड़े पत्थर जो साथ में दोबारा टकराते जाएंगे ना, तो वो उसको और गहरा करेंगे। क्लियर है? तो क्रैक्स जो है वो वाइडन होंगे फर्दर, ठीक है। फिर क्रैक्स धीरे धीरे और वाइडन होंगे, जहां पर नॉचेस बन जाएंगे, ठीक,
और धीरे धीरे क्या होगा, फिर केव्स डेवलप हो जाएंगी स्टेज में। फिर केव्स क्या होंगी भाई, और गहरा, मतलब इसका एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो केव एनलार्ज होंगी। ठीक, और एनलार्जमेंट के बाद आर्क्स डेवलप होंगे। ठीक, और समय के साथ ऐसा भी समय आएगा जब बहुत लेटर स्टेज में, ये पूरी प्रक्रिया कई सालों हजारों साल तक चलती है, ध्यान रखिएगा। तो जो एनलार्ज केव्स हैं, है ना, वो आर्क्स में बदल जाएंगे। और आर्क्स का जो रूफ है, जो आर्क का, किसी आर्क का रूफ जो है, अगर वो कोलैप्स हो गया है किसी कारण से ग्रेविटी के प्रभाव में, तो वो क्या बन जाएगा, स्टैक की तरह खड़ा रह जाएगा और ये स्टैक बन जाएगा। और धीरे धीरे वेव एक्शन क्या करेगा, ये देखिए, ये पुराना स्टैक है, इसको मिटा दिया वेव एक्शन ने, धीरे धीरे उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक, तो देखो एक तरीके से क्या कर रहा है, क्लिफ रिट्रीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लिफ रिट्रीट हो रहा है। तो पहले एक जमाने में ये पूरा क्लिफ था, यहां तक था। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। क्लियर है, इसको बोलते हैं क्लिफ रिट्रीट। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैक देख चुके हैं अपन, एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब आता है ब्लो होल। ठीक है, ब्लो होल कई बार आप अगर समुद्री क्षेत्र में गए हैं, कोस्टल रीजन में गए हैं, ठीक है, तो आपको सीटी की आवाज सुनाई देती है। सीटी मतलब विजिल, विजिल ब्लोइंग की। ठीक है, तो ये ब्लो होल होते हैं, इसमें से हवा यानी कि एयर और वाटर बड़े ही प्रेशर से बाहर आता है, जिसके कारण से क्या होता है, कभी कभी विसिल साउंड भी आता है इसमें से। ठीक, तो अब ब्लो होल क्या होता है बेसिकली, तो जो क्रैक्स होते हैं, है ना, केव के सहारे से या किसी भी सहारे से, वो जब अपवर्ड क्या होते हैं, एक्सटेंडेड हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये केव है और ये पूरा आपका एरिया है। ठीक, क्लिफ का, तो ये केव है। तो यहाँ से इस केव के माध्यम से अगर ऊपर की तरफ दरार एक्सटेंडेड हो गई, और इस केव में जब पानी भरता है जबरदस्त तरीके से हाई टाइड में, हाई टाइड के रीजन में, तो उस हाई टाइड के सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो हवा है, इसकी सीलिंग पर, केव की सीलिंग पर हवा जबरदस्त तरीके से प्रेशराइज्ड होगी, और प्रेशराइज्ड होकर इस दरार के सहारे से यहाँ से ब्लो अप होगी। तो जब ये बहुत प्रेशर से जब ये एयर जो है निकलेगी यहाँ से, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू विस्लिंग। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी वाटर भी इससे बाहर आता है, तो कभी कभी इसको बोलते हैं मरीन गीजर भी कहते हैं। ठीक है, जो गीजर्स अपन ने पहले पढ़े हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक, वो कहाँ बनते हैं, वॉल्केनिक रीजन्स में बनते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो गर्म होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और बहुत प्रेशर से बाहर आता है ना, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ब्लो आउट और गीजर में अंतर समझिएगा। इसको मरीन गीजर भी कभी कभी कहते हैं। तो ब्लो आउट और मरीन गीजर इज फाउंड एज सी केव्स एंड रॉक फॉल्स ग्रो landward and upward into vertical shaft or expose themselves toward the surface, which can result in hydraulic compression of seawater that is released through a port from the top of the blowhole। ठीक, तो blowhole क्या होता है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये भी एक लैंडफॉर्म है। कौन से एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, जहां पर अपन बोल सकते हैं कि हमें गीजर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक, इट इज क्वाइट सिमिलर टू गीजर। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कोव। ठीक, COVES, कोव्स। देखो इस प्रकार का जो शेप होता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं कोव्स। तो एक छोटा सा पार्ट जो है, ठीक है, किसका, ओशियन का, कंपेरेटिवली स्मॉलर पार्ट, इसको लगभग लगभग क्या कर लिया गया है, तीनों तरफ से, ये चारों तरफ लगभग लगभग तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे, लैंड से। ठीक, तो एक ओशियन का एक छोटा पार्ट जो लगभग तीन साइड से घिरा हुआ है, और केवल एक नैरो आउटलेट से कनेक्टेड है ये बाकी के ओशियन से, इसको बोलते हैं कोव। है ना, अब देखो यही कोव जो है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा तो वो लेगून बनेगा। क्या बनेगा, लेगून। लेगून में क्या होता है, यहाँ पर पूरा डिपोजिशन होता है। ठीक, और बहुत ही छोटा आउटलेट कनेक्टेड होता है किससे, अंदर के लेक से, और पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। यहाँ पर पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रहेंगे, और लेगून में पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रहेंगे। लेकिन कोव में जो सी वाटर है, जो यहाँ पर है, वही सी वाटर यहाँ पर भी रहेगा। क्लियर है, ध्यान रखिए। अब देखो कोव बेसिकली आपने सुना होगा गल्फ के बारे में। किसके बारे में, गल्फ, है ना। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा गल्फ, फिर आता है बे। ठीक, गल्फ बे, सबसे पहले आता है सी, सी फिर गल्फ फिर बे और फिर कोव। ठीक, फिर समझ देखो, इसके आगे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी आ जाएंगे। सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले आता है ओशियन। ठीक, तो ओशियन सबसे बड़ा पार्ट है, वाटर बॉडी है ना। ओशियन का एक छोटा सा पार्ट जो कि किसी ना किसी कोस्टल रीजन पर टच करता है, सराउंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई इसे बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, बेसिकली सी है। ठीक, हालांकि उसको बे बोलते हैं कुछ लोग, पर वो क्या है, बेसिकली एक सी है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है बे ऑफ बंगाल। तो कोई भी जो ओशियन का एक पार्ट होता है, ओशियन का एक स्मॉलर पार्ट होता है सी। ठीक, और सी क्या होता है, एडजेसेंट होता है कोस्ट के, किसी भी एक कोस्ट के एडजेसेंट होगा, और ये सी उस कोस्ट के नाम से जाना जाएगा।
ठीक, फिर आता है गल्फ। तो सी से छोटा जो पार्ट होता है वाटर बॉडी उसको बोलते हैं गल्फ। एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मेक्सिको, आगे पढ़ाऊंगा। गल्फ से थोड़ा छोटा होता है बे, और बे से छोटा होता है कोव। समझ रहे हैं? लेकिन देखो गल्फ और कोव और बे, इन तीनों के केवल शेप में डिफरेंस है। समझ में? टेक्निकली तीनों सेम चीजें हैं, लेकिन केवल शेप में डिफरेंस है। ठीक, हालांकि इतना आपको नहीं पढ़ना है, समझो जरा चीज को, है ना? पर एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए ना, बस 2 मिनट के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं फर्दर। तो कोव समझ में आया। कोव भी क्या है? एक कोस्टल लैंडफॉर्म है, कोस्टल फीचर है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? जाहिर सी बात है, वेव्स के द्वारा। ठीक, फर्दर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है आपका बीचेस। क्या आता है? बीचेस। तो ये बहुत कॉमन लैंडफॉर्म है जो हम देखते हैं। ठीक, तो बीचेस बेसिकली कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर काम एरियाज होता है, काम और शांत जो है लहरें चलती हैं, है ना? बहुत तूफानी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बीचेस डेवलप नहीं हो पाते हैं। और ध्यान रखिएगा, बीच जो होता है वो दोनों से डेपोजिशन भी करती हैं लहरें, साथ साथ इरोजन भी करती हैं। समझना बात को। तो इन दोनों के कार्यों से, दोनों के वर्क से, डेपोजिशन एज वेल एज इरोजन, दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है बीचेस के फॉर्मेशन में। और ध्यान रखिएगा, बीच हमेशा क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। ठीक, दे आर नॉट परमानेंट। टेम्पररी मतलब अपने हिसाब से नहीं यार, वो अर्थ के टाइमिंग के हिसाब से, है ना? भाई अपन कितने 100 साल, 200 साल, 1000 साल। ठीक भाई, जैसे ह्यूमंस है, अगर आपकी एक फैमिली है तो 1000 साल तक आप एक बीच पर नजर रख सकते हो, चलो ठीक है, आपकी मतलब 50 पीढ़ियां हो गई। लेकिन उसके बाद तो ये चेंज होगा। तो समझिए, टेम्पररी में बात कर रहा हूँ, अपनी टाइम स्केल के हिसाब से नहीं। ठीक, फर्दर देखते हैं। तो अ बीच इज अ टेम्पररी डिपॉजिट ऑफ मरीन सेडिमेंट्स लाइक सैंड, कॉबल्स एटसेट्रा ऑन सी शोर। तो इट में वेरी फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू सेवरल किलोमीटर्स। तो बीच आर डिपॉजिटेड बाय ब्रेकर वेव्स। तो डिपॉजिट होते हैं किससे? ब्रेकर वेव्स से। ठीक, बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर। तो हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर, तो देखिए जो अपना बेसिकली हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर के बीच में जो एरिया होता है उसको अपन फोर शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर शोर। फोर शोर। ठीक है, और बैक शोर क्या होता है? जो हाई टाइड वाटर है उससे लेकर अगर आप कोस्ट लाइन तक चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं बैक शोर। ये मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो देखिए, तो बेसिकली जो ये बीचेस बनते हैं, है ना, ये कब बनते हैं? फोर शोर पे। ठीक, और बाद में क्या होता है? जब सबमर्जेंस होता है या इमरजेंस होता है, थोड़ा सा लैंड बाहर आ गया या सी लेवल नीचे पीछे की ओर चला गया, तो ये बीचेस क्या होते हैं? बाहर होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं। जाहिर सी बात है, जहां तक पानी जाएगा वहां तक क्या है? बीचेस डेवलप होंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर के बीच में बीचेस बनते हैं, क्योंकि बहुत फाइनल सेडिमेंट जो है, जो वाटर के साथ सस्पेंडेड रहते हैं, वो आगे आते हैं फिर पीछे आते हैं, आगे आते हैं फिर पीछे आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा डेपोजिशन और इरोजन दोनों के प्रभाव से या दोनों के इफेक्ट से बीच डेवलप होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में डेवलप होते हैं। ठीक है ना? और टेम्पररी फीचर है, तो कुछ लाख साल बाद या कुछ हजार साल बाद ये फीचर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इरोजन डेपोजिशन का। तो अगर इरोजन एक्सटेंड कर गया तो बीच हट जाएगा, और डेपोजिशन एक्सटेंड कर गया तो बीच और बढ़ जाएगा। तो चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, है तो टेम्परेरी। समझ में आई बात की नहीं? तो बीच बड़ा हो गया या गायब हो गया, ठीक, चेंज तो हो रहा है कुछ, उसमें चेंज हो रहा है मतलब टेम्परेरी है। ठीक, फर्दर अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बार्स एंड बैरियर्स। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं डेपोजिशनल, इसके डेपोजिशनल फीचर्स होते हैं कोस्टल रीजन में। ठीक है, जो बेसिकली लहरों द्वारा ही, वेव्स द्वारा ही डेपोजिशन और इरोजन से बनाए जाते हैं। तो इरोजन के बहुत सारे फीचर्स अपन ने ऊपर देखे हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म्स हो गया, आर्क हो गया, स्टैक हो गया, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय कोस्टल वेव्स। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय कोस्टल वेव्स। और बीच जो है वो दोनों टाइप के, मतलब इरोजन प्लस डेपोजिशन दोनों के प्रभाव से या इफेक्ट से बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं बार्स एंड बैरियर्स। ठीक, तो ये क्या होते हैं? द एम्बैंकमेंट और माउंट ऑफ सैंड एंड अदर मटेरियल फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन थ्रू सी वेव्स पैरेलल टू द शोरलाइन आर कॉल्ड बार्स। तो शोरलाइन के पैरेलल अगर कुछ डेपोजिशंस हो रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, विजिबल, साफ साफ विजिबल डेपोजिशंस, तो ये आइलैंड्स भी बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये डेपोजिशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? और उसे हम बोलते हैं बार्स एंड बैरियर्स। तो बार क्या होते हैं? बेसिकली पैरेलल टू कोस्ट लाइन होते हैं। ठीक है, और बैरियर्स बार्स का ही बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ा और एनलार्ज होता है। द लार्जर फॉर्म ऑफ बार्स आर कॉल्ड बैरियर्स, है ना? तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बार्स एंड बैरियर्स। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक, जैसे अपन ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ एक थोड़ा डिफरेंट लैंड फॉर्म है ना? वो कोस्टल वेव्स के वजह से नहीं बनता है।
है ना। तो उसमें कोरल पॉलिप्स का रोल आ जाता है अलग, जो कि अपन ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे, ओशियन डिपॉजिट्स पढ़ेंगे। क्लियर है। तो वहां पर अपन देखेंगे कि भाई किस प्रकार से कोरल पॉलिप नाम का एक जीव होता है, ठीक, कैल्शियम सेक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, कोरल बनाता है, ठीक है। और कोरल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, एक बैरियर रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ होता है, अटॉल्स होते हैं, ठीक। वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। फर्दर में आगे देखता हूँ तो भाई किस किस प्रकार के होते हैं ये बार्स एंड बैरियर्स, तो फटाफट देख लो। स्पेसिफिक होते हैं कुछ, है ना, इस तरह से घूम जाए तो उसको लूप्ड बार बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, इफ अ बार आर फॉर्म्ड पैरेलल टू द कोस्ट बट आर नॉट अटैच्ड टू द हेडलैंड, दे आर कॉल्ड ऑफ शोर बार। तो देखो, ये जो बार दिख रहा है डिपॉजिटेड है, पर ये हेडलैंड, हेडलैंड मतलब जो मेन लैंड है उससे कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, तो इसको बोलेंगे ऑफ शोर बार। क्लियर है। So if the bar are formed in such a way that their one end is attached to the headland and other end is projected towards open sea is called spit। तो एक पार्ट जुड़ा हुआ है, जो देखो डेपोजिशन की बात कर रहा हूँ, इस डेपोजिशन का एक पार्ट जुड़ा हुआ है मेनलैंड से और दूसरा पार्ट क्या है, ओपन सी में है, तो फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिट बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज स्पिट। क्लियर है। ठीक है। तो देखिए इसके मैं आपको पिक्स दिखाता हूँ, फटाफट देखिए। देखिए ये दिख रहा है आपको स्पिट, ठीक, दिस इज कॉल्ड स्पिट। तो ये कभी कभी जो डेपोजिशन है, ये लहरों का डेपोजिशन है वेव्स की वजह से, ठीक। और हाई टाइड वाटर लो टाइड वाटर से इसको इस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो ये पूरा रीजन जो है, तो एक ओपन एंड है, ओपन एंडेड है, ओपन सी में एक एंड है और दूसरा एंड अटैच्ड है कहाँ पर, हेडलैंड पर, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पिट। क्लियर है। चलिए तो फर्दर आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। कर्व्ड स्पिट, अगर स्पिट बहुत कर्व हो गई है, एज्यूम द शेप ऑफ हुक एंड कॉल्ड एज हुक्ड स्पिट। सॉरी। तो अगर हुक बन गया है पूरा इसका स्पिट का, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हुक्ड स्पिट। लूप्स ऑफ डिपॉजिट सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड अराउंड आइलैंड इज कॉल्ड लूप्ड बार। भाई एक आइलैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके आसपास सराउंडिंग में पूरा क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया है। देखो ये लूप बन गया है किसके आसपास, आइलैंड के आसपास, तो इसको बोलेंगे लूप्ड बार। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल तरीके से, ठीक। ऐसे ही कनेक्टिंग बार्स आर फॉर्म्ड इफ अ बार इधर जॉइंस टू हेडलैंड्स और हेडलैंड टू आइलैंड। ध्यान रखिए, कनेक्टिंग बार्स किसको बोलते हैं, जब भी देखो ये कनेक्टिंग बार है, दिस इज कनेक्टिंग बार, ठीक। तो कनेक्टिंग बार क्या होता है, या तो हेडलैंड को हेडलैंड से जोड़ देगा, भाई अगर यहां से यहां पर कनेक्ट हो गया, ठीक, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन, ठीक। हेडलैंड से हेडलैंड को जोड़ दिया तो उसको बोलेंगे कनेक्टिंग बार, और हेडलैंड से आइलैंड को जोड़ दिया तो भी उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग बार। तो हेडलैंड से आइलैंड को जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग बार होता है उसका एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं टोम्बोलो। क्या बोलते हैं, टोम्बोलो। तो अब बार connecting two parts of headland are called connecting bar and if it connects headland to island is called tombolo। ठीक, अब ये पूछा गया सवाल है परीक्षा में, समझना बात को, है ना। देर इज नो शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म नहीं है कि मैं आपको केवल चलते चलते, चूंकि एग्जाम में पूछा गया है, टोम्बोलो पढ़ा दूं, ठीक। तो आपको समझ में तो आ जाएगा टोम्बोलो क्या होता है सर, लेकिन अपन पूरा प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं उसका, टेंशन वाली बात नहीं है अपने को, ठीक। तो कोई भी सवाल बचेगा नहीं अपने से, टेंशन ना लें। लेगून्स क्या होते हैं, लेगून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द कोव्स और बेज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय बार्स, ठीक। तो देखो कोव, ध्यान रखना, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आइलैंड वाइलैंड की बात नहीं कर रहा हूं या डेपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, काय की बात कर रहा हूं, देखो इस प्रकार से, दिस कॉल्ड लेगून। तो ये जो पूरा एरिया है कोव का, और अगर बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको हम गल्फ बोलेंगे या बे बोलेंगे, ठीक। अगर ये पूरा डेपोजिशन से एनक्लोज हो गया, लगभग लगभग, फुली फुली एनक्लोज नहीं होता है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी रहती है हमेशा, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन एसेंस कनेक्टिविटी रहती है किसमें, यहाँ के वाटर में और यहाँ के वाटर में, ओशियन वाटर में और यहाँ, और अगर इस ओशियन वाटर और लेगून के वाटर में, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नदी आकर मिल रही है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस लेगून में कोई रिवर आकर क्या हो रही है, मिल रही है, रिवर का माउथ भी है, तो देखो यहाँ के वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, और यहाँ के वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे कि इस प्रकार से जो लेगून होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लगभग लगभग जो ब्रैकिश वाटर है उसमें जो अपने फ्रेश वाटर जो रिवर है वो आके मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ज़बरदस्त, है ना। और बहुत सारे पक्षी जो अपने है ना, जो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना, वो उनकी सबसे बेस्ट जगह होती है, मतलब उनके लिए रिसोर्ट होता है बेहतरीन, ठीक, क्या होता है, लेगून। लेगून अपन लोगों के लिए भी रिसोर्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्ट जो है वो लेगून में बनाए गए हैं, लेगून के आसपास। तो जो भी बर्ड वॉचर्स हैं, जिनको बर्ड देखने में मजा आता है, उनके लिए बेस्ट जगह कौन सी मिलेगी आपको, लेगून्स, ठीक। और बहुत ही प्यारे प्यारे परिंदे, ठीक,
पक्षी जो होते हैं वो इन एरियाज में आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं विद फैमिली, और फिर निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत कहने का मतलब ये एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे कि भाई ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होता है यहाँ पर, है ना, और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की अपने को यहाँ पर मरीन लाइफ देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे आप लोग। तो देखिए किस प्रकार से जो ये जो अपने लेगून्स हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो लेगून्स के डेवलपमेंट में कनेक्टिंग बार्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, सबसे बेस्ट लेगून्स जो है, हम चिल्का लेक जो है भैया इंडिया में, और ब्यूलीगेट लेक जो है, दोनों क्या है, लेगून के एग्जांपल हैं। इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। चिल्का लेक पर अपन एटलीस्ट एक चिल्का लेक और ये पूरी लेगून जो है उस पर अपन एक राइट अप भी तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर बेसिकली अब हाल फिलहाल में ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। क्लियर है? चलिए, तो आगे देखते हैं अपन फर्दर। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट हो रहे हैं कोस्टल रीजन में बिकॉज ऑफ इरोजिव एंड डेपोजिशन, बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन बाय कोस्टल वेव्स। ठीक, फर्दर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बैरियर स्पिट है आसपास। ठीक, लेगून है, ये लेगून बन गया है। ठीक, बैरियर बे है ये। टोम्बोलो है, टोम्बोलो क्या कनेक्ट करता है, हेडलैंड जो है उसको आइलैंड से कनेक्टिविटी जो दे रहा है। ठीक है, उस तरीके को कनेक्टिंग बार को अपन क्या बोलते हैं, टोम्बोलो। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए लेगून जो होते हैं, लेगून की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस लेगून, लेकिन इसमें इसमें इस वाटर में और ओशियन वाटर में कनेक्टिविटी होती है, चाहे वो एक नैरो इनलेट से हो, चाहे वो टाइडल कनेक्टिविटी हो। समझ में आई बात? टाइडल कनेक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक, तो कनेक्टिविटी तो रहती है लेगून के वाटर में। तो लेगून का वाटर जो है वो लगभग लगभग ब्रैकिश वाटर ही होता है, लेकिन थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल लोकेशन। अगर यहाँ पर कोई नदी आकर मिल रही है तो वो एक डिफरेंट थिंग है ना। आसपास के पूरे जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यहाँ से पूरा पानी आकर यहाँ पर मिलेगा, तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट हो जाते हैं लेगून के ओशन वाटर से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोस्ट लाइन पर। कोस्ट लाइन समझते हैं आप, जो कि मैंने बताया आपको कोस्ट लाइन क्या होता है, जो बैक शोर होता है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए फटाफट। इस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोस्ट लाइन क्या होता है, पर ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने कहा कि भाई ये जो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से पूरा आपका ये कोस्टल रीजन है। ठीक, तो यहाँ पर ये हाई टाइड लेवल है, क्या है, हाई टाइड वाटर है। ठीक, और यहाँ तक मान लीजिए लो टाइड वाटर है, क्या है, लो टाइड वाटर है। तो इसके बीच का जो एरिया है ना, हाई टाइड वाटर से लेकर लो टाइड वाटर तक का जो एरिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है, उसे हम बोलते हैं फोर शोर। क्या बोलते हैं, फोर शोर। फोर शोर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना। और शोर लाइन क्या होता है, शोर लाइन इसके बीच में, जिस समय, इस समय आप इस कोस्ट को विजिट करने जाएंगे, ठीक है, उस समय पानी हो सकता है यहाँ पर हो बिकॉज ऑफ टाइडल अफेक्ट। तो टाइडल इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम यहाँ पर आएगी टाइड, यहाँ तक पानी आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ तक चले जाएगा पीछे तक। ठीक, तो एट दिस पॉइंट मान लीजिए आप इस समय आए हैं जहां पर हाई टाइड वाटर एग्जैक्टली सबसे ज्यादा हाई है। ठीक, तो उस समय ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समय इसको हम बोलेंगे शोर लाइन। ठीक, तो जहां से जहां तक हाई टाइड वाटर से लो टाइड वाटर तक जगह जो रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोर शोर। ध्यान रखिएगा। और शोर लाइन वो लाइन है जहां पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर है। ये सब बता चुका हूं यार प्लीज, है ना, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर हूं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई कुछ लोग आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो फिर वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत और कर रहा हूँ। तो इसके बाद, है ना, जो कंटिन्यूस पार्ट होता है इस रीजन का, है ना, ये जो अपना जो ओशन का पार्ट है, ये कंटिन्यूस पार्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं बैक शोर। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, उसको बोलते हैं बैक शोर, जहां पर पानी किसी जमाने में आया करता था पर अब नहीं आ रहा। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज बैक शोर। तो फोर शोर एंड बैक शोर। ठीक, इस पूरे रीजन को बोलते हैं शोर, क्या बोलते हैं, सी शोर। ध्यान रखिएगा। तो शोर लाइन, सी शोर, फोर शोर, बैक शोर। तो बैक शोर का जहां पर एंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक, तो बैक शोर का एंड क्या कहलाता है, कोस्ट लाइन कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस कोस्ट लाइन से इस तरफ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मतलब पानी जो है समुद्र का, या समुद्र का प्रभाव जो है इरोजन का, इरोजन और वेदरिंग, सॉरी इरोजन का, वो अपने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक देखने को मिलता है, बैक शोर तक। अब इसके बाद हो सकता है कोई क्लिफ आ गई हो, है ना, या इसके बाद हो सकता है कोई प्लेट्यू आ गया हो, कुछ भी हो सकता है, पर जो बैक शोर का एंड होता है वो दैट दैट एंड इज कॉल्ड एज
कोस्ट लाइन, और कोस्ट लाइन से फिर आपका कोस्ट चालू होता है कुछ दूरी तक, समझ में आई बात? कोस्ट लाइन से कोस्ट चालू होगा और उसके आगे फिर इंटीरियर पार्ट्स चालू हो जाएंगे, किसके? कोस्ट के आगे इंटीरियर पार्ट्स, ठीक, या तो प्लेट्यू होगा या माउंटेन्स होगा या प्लेन्स होंगे, वट एवर इट इज, पर इंटीरियर पार्ट्स चालू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। बाकी चीजें भी बहुत सारी पढ़ाई थी, मैंने बता चुका हूँ, प्लीज देखिएगा। यहाँ पर मुझे चूंकि अभी आपको कोस्ट लाइन पढ़ाना है या कोस्ट पढ़ाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है, क्लियर है ना? चलिए, तो कोस्ट लाइन पर अपन आते हैं। कोस्ट लाइन क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो कोस्ट लाइन कई प्रकार की हो सकती है भैया, है ना? बीचेस भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं, अगर बीच अगर नहीं बन रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन, मतलब बहुत ही टूटी फूटी रग्ड कोस्ट लाइन भी बन सकती है, सीधी भी बनती है, ठीक है? तो वी विल सी मैनी थिंग्स, है ना? और आगे इंडियन ज्योग्राफी में अपन और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कोस्टल जोन में क्या क्या बाइफर्केशंस होते हैं, वो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। फर्दर देखो, तो कोस्ट लाइन क्या होता है? इट रिफर्स टू ए लैंड ऑन द एज ऑफ द कोस्ट, तो कोस्ट के एज एंड बैक शोर। तो बैक शोर इस तरफ से, ये बैक शोर हो गया आपका, यहाँ ये वाला एरिया, ठीक, और ये क्या हो गया आपका? कोस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक। तो कोस्ट और बैक शोर के एंड में जो भी एक लाइन बन जाएगी लगभग लगभग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कोस्ट लाइन, ठीक। तो कोस्ट लाइंस आर फॉर्म्ड इन मैनी वेज, ठीक। द डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय ओशियन करेंट्स एंड रिवर्स, तो ओशियन करेंट्स, रिवर्स और ओशियन वेव्स जो डिपॉजिट्स कैरी करती हैं, ठीक है, जो डिपॉजिट भी करती हैं और इरोड भी करती हैं, ठीक। रिवर्स एंटरिंग द सी एंड ऑल्सो बाय इरोजन ऑफ द वेव्स। तो कैसे बनते हैं? डिपोजिशन से भी बनते हैं और इरोजन से भी बनते हैं, है ना? तो रग्ड एंड रॉकी कोस्ट लाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय इरोजन। तो देखो यहाँ पर अपने को कोस्ट लाइन दिख रही है, रॉकी कोस्ट लाइन है और रग्ड कोस्ट लाइन, रगेड कोस्ट लाइन। रग्ड या कुछ लोग बोलते हैं रगेड, अब वो ठीक है, अगेन मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर आप जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वहीं तक पहुँचो, नहीं तो हो सकता है डूब जाओ, ठीक है? तो रगेड जो होती है कोस्ट या रॉकी कोस्ट कैसे कैसे डेवलप होती है? इरोजन और डेपोजिशन दोनों का प्रभाव होता है इस पर, ठीक। तो एक तरीके से बीच भी क्या है? फोर शोर का हिस्सा है इसका, बैक शोर का हिस्सा है, ठीक। तो ये क्या है? डेपोजिशन चलता रहता है, कहाँ तक? कोस्ट लाइन तक, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, अब देखो ध्यान रखिएगा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपन कोस्ट लाइन देख रहे हैं आज, हो सकता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर अपने को किसी प्रकार की चीजें ना दिखें, जैसे मैं आपको इस पिक में दिखाऊंगा, आगे बहुत सारे कोस्ट का एग्जांपल दूंगा। इस पिक में देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट जो वाटर है वो यहाँ तक आ गया है, ठीक। यहाँ पर कोई बीच बीच का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ तक पानी और फिर नीचे रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हाई टाइड वाटर, यहाँ से यहाँ तक लो टाइड वाटर, तो ज्यादा आपको टाइडल डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो अपन बोलेंगे फोर शोर तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है लगभग लगभग, ठीक है, और बैक शोर भी नहीं है, फोर शोर बैक शोर दोनों नहीं है, तो यहाँ पे कोस्ट चालू हो गया, तो दिस कॉल्ड एज कोस्ट लाइन, ठीक। और यहाँ पर इस एरिया में ये इस तरफ से कोस्ट लाइन रहेगी, क्योंकि ये बैक शोर पर बीचेस होते हैं और बैक शोर का जो एंड होता है वो कोस्ट लाइन होता है, क्लियर है? ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल है बीच का, तो बेसिक डिफरेंस समझिएगा भैया, ठीक, टेक्निकल डिफरेंस को समझिएगा। फर्दर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे बनती है? रगेड एंड रॉकी कोस्टलाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय इरोजन, व्हाइल सैंडी बीचेस, सेडिमेंट्री एंड शैलो कोस्टलाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। तो कोस्टलाइंस आर आल्सो मॉडिफाइड ईदर ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स, बिल्कुल, तो सी लेवल ऊपर आता है नीचे जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, कई बार कोस्टलाइन अफेक्ट करती है, ठीक है। और बहुत सारी कोस्टलाइन तो इवन इसी कारण से बनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स और अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ लैंड और बोथ, ठीक, क्लियर है। तो कोस्टलाइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो बेसिकली कोस्टलाइन, अब देखो ये पूछे गए सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोस्टलाइन क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है ना? तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोस्टलाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो चार टाइप्स में देख रहे हैं पहले अपन कोस्टलाइन को। तो कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस, कोस्टलाइन ऑफ सबमर्जेंस, इमरजेंस और सबमर्जेंस। तो अगर इमरजेंस मतलब समुद्र के अंदर से पानी बाहर, सॉरी लैंड एरिया बाहर आ गया, तो उसको बोलेंगे जो नई कोस्ट लाइन डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंस कोस्ट लाइन। और अगर किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो गई, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, है ना, पोलर आइस के, और सी लेवल ऊपर आ गया, तो पूरा आसपास का एरिया सबमर्ज हो जाएगा कोस्टल रीजन में, तो नई कोस्ट लाइन बनेगी, उसको बोलते हैं सबमर्ज कोस्ट लाइन। इसके अलावा आता है मिक्स्ड कोस्ट लाइन, फिर आता है फॉल्ट कोस्ट लाइन, ठीक, फॉल्ट की वजह से बन रही है, ठीक है। फॉल्ट क्या होता है भी अपन डिस्कस करा है सब, ठीक है। आगे देखिए फटाफट। तो देखिए ये पूरा रीजन है, ठीक। अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, लास्ट क्लास देखिए उसमें पूरा समझा रखा है मैंने, ठीक है। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला अपन देखते हैं इमर्ज कोस्ट लाइंस। तो देखो ये दोनों डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ठीक। तो अभी ये सी लेवल इस लेवल पर है, ध्यान रखिएगा, और ये अपलिफ्टमेंट हुआ है इस लैंड का, ठीक। तो ये इमरजेंस हो गई, बाहर की तरफ लैंड आ गया, ठीक। और ये कोस्ट लाइन बहुत दूर तक चली गई। तो एक जमाने में जो कोस्ट लाइन यहाँ तक थी, अब कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर।
तो इस कंडीशन में जो कोस्ट डेवलप होगी उसको बोलते हैं इमर्ज कोस्ट लाइन। तो इमर्ज कोस्ट लाइंस आर फॉर्म आइदर बाय एन अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड और बाय द लोअरिंग ऑफ सी लेवल। ठीक, अब चूंकि सी लेवल तो लोअर होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि सब जगह बढ़ ही रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो अपलिफ्टमेंट की वजह से ये चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैनी फीचर्स सच एज बार्स, स्पिट, लैगून्स, बीचेस, सी क्लिफ्स, आर्क्स आर फाउंड हियर। तो बहुत सारे फीचर्स हमको मिलते हैं और ये सारे फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन इट्स सदर्न ईस्टर्न पार्ट, तमिलनाडु कोस्ट appears टू बी द कोस्ट ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो वहां पर ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक, जो कि क्या है, इमरजेंस कोस्ट के दिखते हैं, है ना। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ ऐसे जीवाश्म फॉसिल मिलेंगे जो समुद्र के नीचे रहने वाले जीव हैं। तो जाहिर सी बात है, आप क्या बोलेंगे, हो सकता है सी लेवल एक जमाने में यहाँ तक हो कि था। क्लियर है। तो द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बोथ इमरजेंट एंड सबमर्जेंट। तो इंडिया की वेस्ट कोस्ट जो है वो इमरजेंट भी है और सबमर्जेंट भी है। ठीक, तो बहुत सारे एरियाज हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे भी इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं और ईस्ट कोस्ट पे भी। ठीक, द नॉर्थन पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट इज सबमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग एंड द सदर्न पोर्शन दैट इज केरला कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट कोस्ट। ठीक, तो एग्जाम्पल्स हैं इमरजेंट और सबमर्जेंट कोस्ट के। कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु एंड मालाबार कोस्ट, केरला आर कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं। अभी कोरोमंडल कोस्ट क्या होती है सब मैं आपको आगे बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो देखो, तो सुनी लो फटाफट। तो ये जो अपने महाराष्ट्र और गोवा, गोवा के ऊपर की जो एरिया है, ठीक, इसको अपन बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक, और यहाँ पर जो कोस्ट है केरला की कोस्ट, बेसिकली स्पेशली केरला की कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं, मालाबार। तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ठीक, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, और इसके ऊपर जो आगे अपन देखेंगे जो कोस्ट आएगी उसको बोलते हैं नॉर्थन सिरकार्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में वहां पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ प्लीज, है ना। तो जिसका जहाँ जगह है उसको वहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम, आप समझ नहीं रहे। ठीक, तो थोड़ा सा लंबा चल रहा है मामला, पर एक बार चलना तो अच्छे से आपका पूरा ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु एंड मालाबार कोस्ट केरला आर कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। ठीक, तो वाइल द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा आर कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, इनको याद करना है। तो भाई इमरजेंस कोस्ट क्या होती है, और ऐसी ही सबमर्जेंस कोस्ट भी होती है। सबमर्जेंस कोस्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम। ठीक, फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है अभी ये नदियां आ रही हैं, है ना, और ये बढ़िया डेल्टा बनाती हुई कहाँ मिल रही है, समुद्र से मिल रही है। लेकिन सी लेवल राइज हो गया एक जमाने में, थोड़े लाखों साल बाद, तो ये पूरा डेल्टा वेल्टा जितने भी हैं नीचे सब डूब गए हैं पानी के अंदर। और पानी कहाँ तक आ गया है, इवन ये माउंटेनियस ट्रैक्स, माउंटेन रेंजेस के बीच तक आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस कोस्टल रीजन में आप देखो कोस्ट के पास तुरंत ही सी शोर जो है उसके पास माउंटेन्स हैं, या माउंटेन्स के ऊपर ही सी शोर आ गया लगभग लगभग। क्लियर है। तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं अपन सबमर्ज कोस्ट, मतलब कोस्ट पूरी सबमर्ज हो गई। इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय सब्सिडेंस ऑफ लैंड और बाय अ राइज इन सी लेवल। ठीक, तो इसके एग्जांपल देखो बहुत सारे हैं। रिया कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिया, फियर्ड और डालमेशियन। ठीक, ये पूरे कोस्ट में आपको बता रहा हूं, 3 प्रकार के कोस्ट होते हैं सबमर्ज कोस्ट। रिया कोस्ट, फियर्ड कोस्ट और डालमेशियन कोस्ट। एंड ड्राउंड लोलैंड्स आर इट्स टिपिकल फीचर्स। ठीक, ध्यान रखिएगा। ड्राउंड मतलब डूबे हुए लोलैंड्स या लो एरियाज, लो लाइंग एरियाज। ठीक है, फर्दर तो टाइप ऑफ सबमर्ज कोस्ट सबसे पहला था रिया कोस्ट। तो रिया देखो इस प्रकार की कोस्ट होती है, हाईली इंडेंटेड। ध्यान रखिएगा। व्हेन अ रीजन इज डाइसेक्टेड बाय स्ट्रीम्स इनटू ए सिस्टम ऑफ वैलीज एंड डिवाइड्स। तो बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, इस एरिया में स्ट्रीम्स हैं, तो वैलीज ही वैलीज बना रखी है पहले। जब ये कोस्ट सबमर्ज हो गई तो क्या हो गया, ये पूरी रिवर की वैलीज जो थी, ये पूरा एक तरीके से पूरा रिवर का एरिया था एक जमाने में। ठीक, यहाँ पर जगह जगह मेन मेन रिवर बहती थी। ठीक, समझ में आई बात। तो इसका पानी अगर अपन सुखा देंगे तो नीचे अपने को पूरी रिवर वैलीज दिख जाएंगी। तो ये पूरा आसपास का एरिया क्या हो, सबमर्ज हो गया पानी के अंदर। तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्या होगा, रिया कोस्ट। सबमर्ज प्रोड्यूस ए हाईली इरेगुलर शोर लाइन कॉल्ड एज रिया कोस्ट। तो देखिए हमारे इंडिया में शोर लाइन है सिंपल, एक स्मूथ शोर लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच भी बहुत सारे हैं इंडिया में। तो वैसी शोर लाइन नहीं है यहाँ पर। तो ये हाईली इंडेंटेड जो शोर लाइन होती है, बहुत डाइसेक्टेड होती है, बहुत रफ होती है, उसको अपन बोलते हैं रिया कोस्ट। ठीक, द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आयरलैंड इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रिया कोस्ट। आयरलैंड की कोस्ट सबसे बढ़िया इसकी एग्जाम्पल है। क्लियर है। फर्दर देखिए आगे, फिर अपन आगे देखते हैं। एक होती है फियर्ड कोस्ट। क्या होती है, फियर्ड, FGORD कोस्ट। ठीक, तो देखो
यहाँ पर तुरंत माउंटेन्स, मैंने क्या बोला, जो ये वाला एग्जांपल अपन ने देखा था, तुरंत क्या हो गए हैं, बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, तो वहां पर कोस्टल एरियाज में अपने को लो लाइंग प्लेन्स नहीं मिल रहे हैं, सीधे माउंटेन्स चालू हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कोस्ट को बोलते हैं अपन फियर्ड कोस्ट। तो सम कोस्टल रीजन्स हैव बीन हेविली इरोडेड बाय ग्लेशियल एक्शंस आफ्टर द ग्लेशियर्स हैव डिसअपीयर्ड। तो ये पूरे एरियाज जो हैं आसपास के, तो या तो नदी द्वारा बनाई जाएंगी ये वैलीज, या ग्लेशियर द्वारा, जैसे कि ये वैलीज हैं, इस वाले एग्जांपल में नदी बना रही है वैली। ऐसी अगर वैलीज ग्लेशियर द्वारा बनाई गई हैं, या ठंडे एरिया की बात कर रहे हैं अपन, तो उस समय क्या होगा, ये सारी वैलीज जो हैं, है ना, क्या हो जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी। ग्लेशियल वैलीज क्या हो जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी ऑफ द कोस्ट। और उस टाइप की कोस्ट क्या होगी, वहां पर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको। और यहाँ पर ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी, यानी कि ग्लेशियर्स की टोपोग्राफी भी दिखेगी यहाँ पर, और कोस्टल टोपोग्राफी भी दिखेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हो सकता है आपको सर्क और एरिड्स भी दिख जाए, बिल्कुल। सर्क, एरिड्स, बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी है ग्लेशियल टोपोग्राफी में, ध्यान रखिए। यू शेप वैली, हैंगिंग वैली। ठीक, तो मोराइंस भी आपको हो सकता है माउंटेन्स पर मिल जाए, डेपोजिशन पर मिल जाए। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो ग्लेशियल वैलीज जो है, अगर वो सबमर्ज हो जाती है पानी में, तो ये पूरा माउंटेनियस ट्रैक आसपास सी शोर पे होता है, और बहुत अंदर तक समुद्र का पानी क्या हो जाता है, भर जाता है इन वैलीज में। तो इन वैलीज में बहुत अंदर तक सी का पानी, समुद्र का पानी आ जाता है। तो यहाँ पर नेविगेशन जबरदस्त होता है। ठीक, तो बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, एक बहुत टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस बन जाती है, बहुत काम एंड कूल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन फियर्ड कोस्ट। ठीक, तो दीज कोस्ट हैव लॉन्ग एंड नैरो इनलेट्स विथ वेरी स्टीप साइड्स। तो बहुत लंबे लंबे इनलेट्स होते हैं। देखिए, जैसे कि बात करता हूँ, ये इनलेट देखिए, आप देखिए फटाफट, ये किस प्रकार से बहुत लंबा इनलेट है, समुद्र का इनलेट, कहाँ तक, अंदर तक। ये इनलेट देखिए। तो इस प्रकार की जो कोस्ट होती है, जहां पर जो माउंटेनियस ट्रैक्स हैं या ठंडे रीजन्स में ग्लेशियर द्वारा जो वैलीज बनाई जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस ऑफ द कोस्ट। तो उनको बोलते हैं अपन फियर्ड कोस्ट। ठीक, और फियर्ड कोस्ट फेमस है नॉर्वे की। नॉर्वे आर टिपिकल एग्जाम्पल। तो नॉर्वे का जो इंडेंटेड कोस्ट है, खतरनाक कोस्ट है, वो क्या है, फियर्ड कोस्ट का एग्जाम्पल है। और आइसलैंड की जो कोस्ट है, आयरलैंड की जो कोस्ट है, उसको अपन रिया कोस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरी आती है फिर आपकी डालमेशियन कोस्ट। क्या आती है, डालमेशियन। ठीक, डालमेशियन कोस्ट रिजल्ट बाय सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रिजेस। ठीक, विथ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो देखो, ये इस प्रकार से अगर अपन इसका पानी खाली कर दें, तो अपने को ये माउंटेन टॉप्स दिख रहे हैं, ये माउंटेन टॉप है, ये माउंटेन टॉप है, ये सारे माउंटेन टॉप्स हैं। तो इस प्रकार से क्या है ना, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस, एंटीक्लाइंस सिंक्लाइंस, एंटीक्लाइंस सिंक्लाइंस, इस प्रकार से क्या है, चल रहा है पूरा। तो माउंटेन टॉप्स जो हैं वो दिखते हैं अपने को आसपास के रीजन में। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रस्ट एंड ट्रफ्स जो माउंटेन के हैं वो दिखते हैं पानी के ऊपर। तो ये पूरी कोस्ट जो है सबमर्ज हो गई। मतलब कौन कौन से, लगभग बहुत एंटीक्लाइनल एंड सिंक्लाइनल माउंटेन्स की जो वैली है वो पूरी सबमर्ज हो गई। तो माउंटेन टॉप्स अपने को ऊपर दिख रहे हैं केवल। तो ऐसी कोस्ट को बोलते हैं डालमेशियन कोस्ट। क्लियर है, कोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डालमेशियन कोस्ट ऑफ यूगोस्लाविया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। एड्रियाटिक सी, ध्यान रखिएगा। तो एड्रियाटिक सी का जो कोस्ट है, ठीक, क्रोशिया यहाँ पर है, तो इस पूरे कोस्ट को अपन बोलते हैं डालमेशियन कोस्ट। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं फटाफट। तो ये कोस्ट कितने टाइप की अपन ने पढ़ी है भैया। एक तो इमरजेंस कोस्ट अपन ने देखी है ना, उसके इंडिया में भी एग्जांपल देखे। सबमर्जेंस कोस्ट अपन ने देखी है, उसके अपन ने टाइप्स देखे हैं। फिर अपन आते हैं मिक्स्ड कोस्ट लाइन। तो मिक्स्ड कोस्ट लाइन में भैया कभी कभी क्या होता है, कोस्टल रीजन में आप कई बार उसमें इमरजेंस सबमर्जेंस इमरजेंस सबमर्जेंस हुआ है, तो वहां पर ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी क्या कोस्ट है। ठीक, सच कोस्ट लाइन शोज द फॉर्म ऑफ टू ऑफ द प्रीवियस क्लासेस कंबाइंड। मतलब फॉर एग्जांपल, सबमर्जेंस फॉलोड बाय इमरजेंस और वाइस वर्सा। द कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कोस्ट लाइंस या मिक्स्ड कोस्ट लाइंस। ठीक, एक होता है फॉल्ट कोस्ट लाइन। तो भैया फॉल्ट डेवलप हो गया, वहां से मूवमेंट हो रहा है किसका, लैंड का। ठीक है, मैंने कहा ना, टेंशनल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्स काम करते हैं। तो मूवमेंट हो रहा है, फॉल्ट डेवलप हुआ, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अगर वाटर बॉडी बन जाती है या समुद्र का हिस्सा एक्सपेंड कर जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉल्ट कोस्ट लाइन। द एसेंशियल फीचर ऑफ फॉल्ट कोस्ट इज अ फॉल्ट स्क्रैप सेपरेटिंग अ हाइयर स्टैंडिंग अर्थ ब्लॉक। तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो ये वाला जो रेड सी है भैया, एग्जाम्पल क्या है, दिख रहा है अपने को, रेड सी का एग्जाम्पल दिख रहा है। तो ये रेड सी का एग्जाम्पल जो है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फॉल्ट कोस्ट लाइन का, क्योंकि इस फॉल्ट के सहारे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर रेड सी क्या हो रहा है, एक्सपेंडिंग हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक, और ये पूरी अफ्रीकन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और जो अपना मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, मेडिटेरेनियन सी छोटा होते जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जहाँ फॉल्ट डेवलप हुए हैं और वहां पर अगर इस प्रकार से बड़ी वाटर बॉडी डेवलप होती है, तो वहां पर अपन क्या बोलेंगे, फॉल्ट कोस्ट लाइन। ठीक,
तो कोस्ट इज अ फॉल्ट स्क्रैप सेपरेटिंग ए हायर स्टैंडिंग अर्थ ब्लॉक विच आफ्टर फॉल्टिंग फॉर्म्स द लैंड फ्रॉम अ लोअर लाइंग ब्लॉक विच आफ्टर फॉल्टिंग इज डिप्रेस्ड बिलो द सी लेवल। ध्यान रखिएगा, द प्री फॉल्टिंग सरफेस में हैव एनी फॉर्म। ठीक, तो फॉल्टिंग के पहले सरफेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉल्टिंग के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा सरफेस। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड फॉल्ट कोस्ट लाइन। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। तो आज का जो लेक्चर था कैसा लगा आपको, है ना, बिल्कुल बताइएगा मुझे। ये मेरा ग्रुप है Unacademy_अनुराग शर्मा, है ना। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको प्लीज ज्वाइन करिए ताकि मैं इस जो आज मैंने चैप्टर पढ़ा है इससे संबंधित पूरे नोट्स आपको दे सकूं। ठीक है, और कोई डाउट्स आपके हों तो मैं सॉल्व कर सकूं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक, सहेलियों को बताइए, जाहिर सी बात है, ताकि ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। ठीक, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि भाई 10% डिस्काउंट, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, 10% डिस्काउंट के लिए प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करें। ठीक, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।